Good morning, student. Today we will study chapter number 7. The chapter name is Ashoka, the Emperor who gave up war. अशोका एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरुआत करते हैं। शुरुआत में एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी कि रोहन है, एक बच्चा है, उसका बर्थडे है। उसके बर्थडे पर उसके दादाजी ने उसे कड़क नोट दिया है। ठीक है, कड़क नोट दिया तो उसका कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ साथ कड़क नोट को देखना, उसे छूना अच्छा लगता है ना, तो उसे भी अच्छा लग रहा था। वो जब नोट को छू रहा था तो उसने जब नोट को देखा तो देखा कि एक तरफ तो गांधी जी का फ़ोटो बना हुआ है और दूसरी तरफ उस पे छोटे छोटे से शेर का डायग्राम बना था, है ना। तो उसने ये सोचा मन में कि इस तरह का शेर का डायग्राम क्यों बना रहता है। आप सबने भी देखा ही होगा ना नोट पर किस तरह से शेर या शेर का, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, इस तरह का शेर का डायग्राम हमारे नोट पर बना हुआ रहता है। तो सभी ने देखा होगा, है ना। तो वही है, हम शुरुआत यहीं से करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है, अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। एक बहुत बड़ा राज्य या एक साम्राज्य। अब सबसे पहले तो हम शेर की बात कर रहे थे, तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि जो हम नोट और कॉइन पर जो हमारा लोइन देखते हैं, है ना, वो है क्या। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। इस इतिहास क्या है कि जो हम शेर देख रहे हैं इसे पत्थरों से काट कर बनाया गया है और सारनाथ जो है वहाँ के एक पिलर पर हमें देखने को मिल जाएगा इस तरह का। अगर हम सारनाथ जाएं तो वहाँ पिलर पर हमें स्टोन का बना हुआ इस तरह का स्टेचू दिखेगा। ठीक है, अब ये स्टेचू किसने बनाया है? अशोका ने। अशोका इतिहास का, हिस्ट्री का एक महान राजा था, है ना। और अशोक के ही इंस्ट्रक्शन पर इस तरह के इंस्क्रिप्शंस बने हैं। उन्होंने ही इंस्ट्रक्शन दिया था और पिलर पर जो इतने इंस्क्रिप्शन देखते हैं हम, वो अशोक के कहने पर ही बने हुए हैं, है ना। तो अब इस स्टडी में, इस लेसन में हम अशोका के बारे में ही स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा अशोक का साम्राज्य है, राज्य है, उसे एम्पायर क्यों कहा गया। हम एम्पायर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो एम्पायर क्यों कहा जा रहा है उसे, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। ठीक है, तो द एम्पायर ऑफ द अशोका। अब जो अशोका का एम्पायर था, है ना, उसका फाउंडर कौन था? अशोका के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोका के दादाजी थे, उनका ये स्थापित किया हुआ साम्राज्य है। 2300 ईयर्स एगो पहले की बात है, इतने साल पहले की बात है। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उनको सपोर्ट करने वाले थे, उनको जो सपोर्ट करते थे, जो उनको एडवाइस देते थे, उनका नाम था चाणक्य या कौटिल्य भी उनका नाम था, जो कि उन्हें काफ़ी सपोर्ट करते थे। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे ये। और इनका आपने अर्थशास्त्री बुक में या हम कहीं पर भी चाणक्य का नाम इजीली, जहाँ पर भी कोई वाइज पर्सन का नाम रहता है, हम सबसे पहले चाणक्य का नाम हमारे दिमाग में आता है। तो चाणक्य उनके सलाहकार थे। अब हम बात करते हैं कि क्या था। अब यहाँ पर इस एम्पायर में बहुत सारी सिटी थी, है ना, जो कि अब यहाँ की जो राजधानी थी वो तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र रही है। अशोका की जो राजधानी थी तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन रही है। अब तक्षशिला क्या था? नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था और सेंट्रल एशिया में भी उसके थ्रू आना जाना था। जो तक्षशिला था वहाँ से नॉर्थ वेस्ट का तो था ही सही, सेंट्रल एशिया तक आना जाना था। सेकंड थी उनकी कैपिटल उज्जैन। उज्जैन जो था, जो साउथ में अगर उन्हें जाना है तो वहाँ का रूट कहाँ से होकर निकलता था? उज्जैन से होकर निकलता था। इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट मीन्स व्यापारी, ऑफिशियल और सरकारी अधिकारी, है ना, क्राफ्ट पर्सन, ये सब उन सिटीज़ में रहा करते थे। क्लियर है स्टूडेंट। अब इन अदर एरिया, अब जितने भी एरियाज थे साम्राज्य में, बहुत बड़े जो क्षेत्र थे, वहाँ पर कौन बसे हुए थे? विलेजर्स, फार्मर्स और हर्डर्स मीन्स पशुपालक बसे हुए थे। गांव में इनके कौन रहता था? फार्मर्स और पशुपालक रहते थे। जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, इसके बहुत सारे भाग में फॉरेस्ट हुआ करता था और फॉरेस्ट पर जो लोग रहते थे वो हंटेड एनिमल ऑफ फूड, वो क्या करते थे? गैदर्ड, वो कैसे लोग थे? वो फल फूल का संग्रह करते थे और जानवरों को शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। इस तरह के लोग वहाँ पर रहते थे। एंड
अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते थे। उसके पहले ये देख लेते हैं हम कि अलग अलग तरह की वो लैंग्वेज बोलते थे। दे वर प्रोबेबली द डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड, अलग अलग तरह का खाना खाते थे और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है, इसमें अशोका का मौर्यन एम्पायर को बताया गया है कि किस तरह से है। इसमें आप देखिए तक्षशिला, अगर मैं देखूँ तो तक्षशिला यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो हमारा इंडिया का वेस्ट वाला पार्ट से, जो हमने बोला था कि नॉर्थ वेस्ट से, तो नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला हो गई। सेकंड थी उज्जैन, कैपिटल थी उनकी। तो इसीलिए वो यहाँ से, अब उज्जैन से थ्रू होते होते वो कहाँ जाते थे, साउथ में जाते थे। ठीक है, तो ये आपने देखी है ये सारी, इस मैप को, इसने ये पाटलिपुत्र था। तो यहाँ पर इसी तरह से उन्होंने 3 मेन उनकी कैपिटल्स रही है। अब आगे स्टडी करते हैं कि फर्स्ट तो ये है कि हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। एक राज्य है ना, साम्राज्य से कैसे अलग है। तो क्या होता है कि चूंकि साम्राज्य बहुत बड़े होते हैं, है ना, साम्राज्य जो होता है, किंगडम्स जो होता है वो बहुत बिग होता है, और उनकी रक्षा के लिए हमें क्या चाहिए, सेना भी ज़्यादा चाहिए और राज्य की तुलना में ज़्यादा रिसोर्सेस हमें चाहिए। ठीक है, सो ऑल्सो द नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्स। अब जब सेना वगैरह ज़्यादा चाहिए तो ऐसे मतलब अधिकारियों की भी, ऑफिसर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्या करेंगे, बड़ी मात्रा में टैक्स को कलेक्ट कर सके, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, रूलिंग ऑफ एम्पायर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूलिंग ऑफ एम्पायर। तो ये देखते हैं हम कि वहाँ का जो साम्राज्य था, एम्पायर था, उसमें प्रशासन कैसे होता था, कार्यकाज काम कैसे किया जाता था। अब फर्स्ट तो ये एम्पायर बहुत लार्ज था, तो इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मीन्स हर पार्ट को अलग अलग सेपरेटली ऑर्गेनाइज किया जाता था। जो इनकी मेन कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र, है ना। तो जो पाटलिपुत्र इनकी मेन कैपिटल थी, तो वहाँ के जितने भी आसपास के एरिया हैं वहाँ पर सीधा राजा का नियंत्रण होता था। और इसके लिए क्या करते थे वो, यहाँ पर टैक्स के लिए ऑफिसर को अपॉइंट करते थे, और वो जो है फार्मर है, हर्डर्स है, पशुपालक है, क्राफ्ट पर्सन है ना, और ट्रेडर्स है, व्यापारी से ये टैक्स कलेक्ट करते थे, है ना। जो कि और टैक्स इकट्ठा करके, मतलब राजा ने अपॉइंट कर दिया अधिकारियों को, और अधिकारी क्या करते थे, इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। और जो भी राजा को डिसओबे करता था, मतलब राजा के जो ऑर्डर हैं उनको डिसओबे कर रहा है, उनको वहाँ पर सजा भी दी जाती थी, है ना। और इनके लिए इसके लिए क्या किया जाता था, सैलरी भी मिलती थी अधिकारियों को, है ना। और इसके अलावा कई संदेश वाहक भी थे, मैसेंजर भी होते थे यहाँ पर, जो कि क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जो कि अधिकारियों पर भी नज़र रखते थे। प्रजा का ध्यान तो रखते ही थे, साथ साथ मतलब जो राजा के जासूस की तरह थे, जो कि जितने भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं उन पर नज़र रखते थे। अब इन सबसे ऊपर होता था हमारा सम्राट, जो कि सुपरवाइज, मतलब राजा तो मेन होल होता ही था, है ना। और उनका क्या काम था, जितने भी सीनियर मिनिस्टर्स हैं, है ना, उनकी सहायता से राजकाज पर नियंत्रण रखना, और रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करता था। अब जो दूसरा हमारा पैराग्राफ है उसमें ये है कि, जस्ट अ मिनट, जो मतलब जितना भी हमारा ये मौर्य एम्पायर था, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे प्रांत थे जो कि डिवाइड थे। जैसे हमने बताया, एक मेन तो थी इनकी पाटलिपुत्र, इनकी मेन कैपिटल बना लिया था। लेकिन जो उज्जैन, मैंने आपको अभी बताया था कि हमने लेसन में पढ़ा था, उज्जैन, तक्षशिला भी इनकी कैपिटल थी। तो यहाँ पर भी पाटलिपुत्र से कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। और यहाँ पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करते थे, रॉयल प्रिंस जो थे वो, उसको यहाँ का गवर्नर बना के भेजा जाता था, है ना। और लेकिन यहाँ पर अब जो भी हो रहा है ना, वहाँ पर लोकल कस्टम और रूल जो होते हैं उनको ही फॉलो किया जाता था। मतलब राजा अपना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाता था, जो लोकल कस्टम थे उन सबको भी यहाँ पर फॉलो किया जाता था। अब जितने भी इन सब के अलावा जो प्रशासनिक जितने भी
केंद्र थे, प्रशासनिक केंद्र थे, वो सब बड़े बड़े थे, है ना। मौर्य साम्राज्य मतलब बहुत बड़ा एम्पायर था, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल और दूसरी एरिया पर नहीं कर पाता था। तो वो क्या करते थे, अपना कंट्रोल करने के लिए रोड पर और रिवर पर कंट्रोल करते थे। मीन्स क्या करते थे कि जितना भी उनका आना जाना है वो देखते थे उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आए, तो इसके लिए वो रोड और रिवर पर कंट्रोल करते थे। और यहाँ से उनको क्या मिलता था, मतलब जितने भी रिसोर्सेस थे वो एज अ गिफ्ट मिल जाते थे और वो उनको इकट्ठा कर लिया करते थे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अर्थशास्त्र में इस तरह से मेंशंस हैं कि अर्थशास्त्र में मेंशन है कि नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट। जो नॉर्थ वेस्ट है वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा जो दक्षिण वाला है भारत, वो सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो वहाँ से इन्हें इस तरह के गिफ्ट मिले जाते थे और ये सब नजराने के रूप में रिसोर्सेस इकट्ठे किए जाते थे। इसके अलावा है यहाँ पर कि जितने भी जंगल वाले एरिया आते थे, देर वर आल्सो फॉरेस्ट रीजन, मतलब अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ पर रहने वाले लोग क्या होते थे, काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे। उनसे ही बस सिर्फ ये उम्मीद की जाती थी, ये एक्सेप्टेशन होती थी कि वो मौर्य अधिकारियों को क्या करें, एलिफेंट है, लकड़ी है, हनी है, वैक्स है, ये चीज़ें लाकर दे दे। तो फॉरेस्ट वाले एरिया को उन्होंने काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट थे, सिर्फ वो इन सारी चीज़ों को अवेलेबल उनको करवाते थे। क्लियर स्टूडेंट। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इसको रीड आउट कीजिए। गुड बाय।